हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर दीप्ति। इट्स बीन टू लेट कि मैं वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। मुझे जल्दी कर देनी चाहिए थी। लेट्स एनीवे जस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम। हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, और ये इसका सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जो भी इस सेकंड पार्ट को देखने पहली बार देख रहा है वो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखे, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम क्लियर आउट कर लें और उसके बाद हम इस डिजीज़ कंडीशन पे चलें। आज हम इस डिजीज़ कंडीशन को पढ़ेंगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटस होती क्या है, पहले जो मैंने पीछे डेफिनेशन लिखी है मैं आप सबको ये वाली डेफिनेशन पढ़ा देती हूँ। Diabetes mellitus is a group of metabolic disease characterized by the increased level of glucose in the blood resulting from the defect in the insulin secretion, insulin action or both. डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है? ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारी बीमारीज इंक्लूड हो जाती हैं। क्योंकि हम लोगों ने सुना भी है कि जिसको हम शुगर कह देते हैं, कि जैसे शुगर में पैर ख़राब हो जाते हैं, आँखें ख़राब हो जाती हैं, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और हार्ट डिजीज़ भी हो जाती है पेशेंट को। तो बहुत सारी बीमारीज़ जो है उनका एक ग्रुप है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसको हम कैसे करेक्टराइज़ करते हैं, कैसे कैसे कहते हैं कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो इसका करेक्टराइज होता है कि इसमें इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज का जो लेवल है, जो हमने पहले पढ़ा है कि ग्लूकोज क्या होता है, वो ब्लड में आपका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और वो क्यों इंक्रीज़ होता है? रिजल्टिंग फ्रॉम, किसके कारण क्यों होता है वो? रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, या तो जो इंसुलिन जो ग्लूकोज को मैनेज करती है, या तो उसकी सिक्रीशन, यानी कि जब वो उसके निकलने की प्रक्रिया, वहाँ पे कोई डिफेक्ट हो गया, वहाँ वो निकल नहीं पा रही है, उनसे जिस सेल से इंसुलिन निकल रही है वहाँ से वो निकल नहीं पा रही है, या फिर जो उसका काम है, जो उसको काम करना चाहिए वो उसका काम ठीक से नहीं कर रही है, या दोनों, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो इतना बन भी नहीं रहा है इंसुलिन, और जो इंसुलिन बन रहा है वो काम भी नहीं कर रहा है। तो इन सभी के कारण ये जो बीमारी है डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये पेशेंट में देखने को मिलती है। इससे पहले हम इसको आगे फर्दर पढ़ेंगे। मैं आपको इंसुलिन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर हम इंसुलिन को भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा बेसिक समझेंगे कि इंसुलिन क्या होती है, कहाँ प्रोड्यूस होती है, उसका काम क्या होता है, तो उस सब के बाद इस डिजीज़ कंडीशन को समझना और भी आसान हो जाए। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन क्या होती है? इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन होता है। ये एक हार्मोन होता है, इसको एनाबोलिक और स्टोरेज हार्मोन भी कहते हैं। एनाबोलिक मतलब कि जैसे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को स्टार्ट करना, फिनिश करना, ये सब का काम में जो हार्मोन यूज़ होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मैंने बता दिया, खाने को पचाना, और फिर खाने में से जो पच के जो भी उसके ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट्स के जो भी मतलब आपके एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उनकी स्टोरेज करवाना अलग अलग जगह पे, उनको यूटिलाइजेशन करवाना, उसका काम इंसुलिन का होता है। और उसके साथ ही ये कहाँ से बनता है? ये जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसके अंदर दो तरीके के सेल्स होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स। तो जो बीटा सेल्स होते हैं, जिन जो कि पैनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाए जाते हैं। मतलब लैंगर, ये एक हनी बी की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। वहाँ से ये इंसुलिन को, जो हमारा पैनक्रियास है वो इसको निकालता है, और जैसे ही इंसुलिन बॉडी में जाता है फिर वो अपना काम करता है। उसका वही काम है कि मेटाबोलाइजेशन में हेल्प करना, और जो भी उसका प्रोडक्ट खाने का निकलता है उसको स्टोरेज करवाना। तो ये बेसिक काम होता है इंसुलिन का। अब इंसुलिन के और क्या फंक्शन होते हैं, मतलब इसको डीप डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबोलाइज द ग्लूकोज फॉर एनर्जी। अब ये क्या करता है? जितना भी, मतलब जैसे आपने खाना खाया, जैसे हमने खाना खाया, हमारा खाना मेटाबोलाइज हुआ, उसमें से जो भी ग्लूकोज बना, या फिर उसमें अमाइनो एसिड्स बने, फैटी एसिड्स जो भी बने, जो भी हमने खाना खाया था, उस सबको खाने को, उसमें से जो बन के जो ग्लूकोज निकलता है, जिसको हम एनर्जी की फॉर्म कहते हैं, हमारे काम करने के लिए चाहिए होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है और मेटाबोलाइज करता है ग्लूकोज को एनर्जी के लिए। ट्रांसपोर्ट करता है उसको, हमारे सेल्स लेके जाता है, सेल्स तक लेके जाता है। सेल्स फिर उस ग्लूकोज को इनटेक करते हैं, देन फिर उसमें से जो ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है, हम कोई काम कर सकते हैं, तो फिर हम अपना असाइन काम है जो उससे करते हैं। तो ग्लूकोज को उस सेल तक लेके जाने का काम जो होता है वो इंसुलिन का होता है। और स्टिमुलेट द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर एंड द मसल। अब क्या होता है कि अब ऐसा तो नहीं है कि खाना खा लिया तो सारी की सारी ग्लूकोज ही एनर्जी में यूज़ हो जाएगी। जो उसमें से बचती है उसको फिर वो लीवर में स्टोर करवाता है, मसल्स में स्टोर करवाता है, ताकि फर्दर जब कभी यूज़ करना हो तो वहीं से उस ग्लूकोज को यूज़ किया जाए। और सिग्नल्स द लीवर टू स्टॉप द रिलीज ऑफ ग्लूकोज। और साथ ही लीवर को सिग्नल करता है कि अब वो फालतू की ग्लूकोज अपने अंदर से ना निकाले, क्योंकि
हम जब खाना खाते हैं तभी इंसुलिन राइज अप होता है, क्योंकि खाने को पचाने के लिए और खाने से जो ग्लूकोज निकलेगी उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, सेल्स में देने के लिए। तो जब वो खाने से ग्लूकोज बन रहा है तो लीवर जो कहता है, जब तक हम खाना नहीं खाते तब तक लीवर जो होता है, जो स्टोर ग्लूकोज होता है वो हमें दे रहा होता है। तो फिर वो जब इंसुलिन क्या करता है कि जब उसको सिग्नल होता है कि ओके अब ह्यूमन बीइंग ने खाना खा लिया है और वहाँ से ग्लूकोज मिल गई है, तो वो लीवर को सिग्नल करता है कि जो आप निकाल रहे थे आप उसको रोक दो, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इनफ ग्लूकोज है, हम इसको यूज़ करेंगे। तो वो लीवर को ऐसे सिग्नल करता है। देन इनहिबिट द ब्रेक डाउन ऑफ द स्टोर ग्लूकोज, प्रोटीन एंड फैट्स, और इनहिबिट करता है, रोकता है कि फर्दर जो बॉडी में स्टोर फैट है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, उसका ब्रेक डाउन ना हो, वो टूटे ना। यानी कि जैसे मैंने बताया था प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में स्टोर होता है, फैट्स लिपिड एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट्स आपका क्या कहते हैं ग्लूकोज में या ग्लाइकोजन में स्टोर होता है। तो वो उन प्रोसेस को रोकता है कि ये प्रोसेस ना हो, क्योंकि सफिशिएंट इनफ ऑफ ग्लूकोज हमारे पास है, ठीक है। और जब हमें नहीं होगी हमारे पास, तब हम ये स्टोर वाले चीज़ों से उसको यूज़ करेंगे। तो ये सारा काम होता है इंसुलिन का। और डायबिटीज़ की टाइप्स, डायबिटीज़ मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, डायबिटीज़ 1, डायबिटीज़ 2 एंड डायबिटीज़ एसोसिएटेड विद अदर कंडीशंस और एसोसिएटेड विद अदर सिंड्रोम्स। जिसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ किसी को हो जाती है, या फिर जिनको किसी को पैनक्रियाटाइटिस होता है उनको भी डायबिटीज़ उनमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि जब पैनक्रियाटाइटिस होता है, पैनक्रियाज की इन्फेक्शन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो लैंगरहैंस का जो फंक्शन है वो भी उस बीमारी से इफ़ेक्ट करता है, और उससे फिर अल्टीमेटली इंसुलिन प्रोडक्शन भी इफ़ेक्ट करती है। तो उनसे भी कोरिलेट कुछ टाइम के लिए डायबिटीज़ पेशेंट को हो सकती है। तो ये सब है, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया डायबिटीज़ 1, 2 एंड डायबिटीज़ एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन, जैसे कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। अब आगे हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ 1 की। तो डायबिटीज़ 1 बेसिकली ये इफ़ेक्ट करती है 5 to 10% ऑफ पीपल, यानी कि अगर हम जनरल पॉपुलेशन में देखें तो 5 से 10% पर्सनस को ही ये वाली डायबिटीज़ 1 होने का चांस रहता है। एन एक्यूट ऑनसेट यूजुअली बिफोर द 30, और इसका एक्यूट ऑनसेट होता है, अचानक से मतलब पेशेंट डायग्नोज होता है कि उसको डायबिटीज़ हो गई है, और ये 30 से पहले हो जाता है, अर्ली 30 से पहले ही हो जाता है उसको, पेशेंट में से मतलब साइंस दिखने लग जाते हैं। देन डिस्ट्रक्शन, ये होता क्यों है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, यानी कि पैनक्रियाज में जो बीटा सेल हैं जो इंसुलिन को बना रहे हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी कि वो ख़राब हो जाते हैं। और वो ख़राब क्यों होते हैं, वो या तो कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, या तो कोई जेनेटिकली इनहेरेंट कोई गलत उन्होंने जीन ऐसा ट्रेट कर लिया है जो पैनक्रियाज के सेल की डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उनको ख़राब कर रहा है, उनको तोड़ रहा है। या फिर ये इम्यूनोलॉजिकल होता है। इम्यूनोलॉजिकली बेसिकली जैसे बॉडी में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स आ गया, तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब बॉडी अपने जो हेल्दी सेल्स हैं उन पर ही अटैक करना शुरू कर देती है, तो उसको ऑटो इम्यून बोलते हैं। ऑटो मतलब कि एक इम्यूनिटी का क्या मतलब इफेक्ट होता है कि जब भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो या कोई भी फ़ॉरन बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी अपनी इम्यूनिटी के ज़रिए उसको ख़त्म करती है, यानी कि अपने जो हमारे WBC सेल्स होते हैं वो फाइट करते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में उल्टा हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या करता है कि जो बॉडी है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि किन पे अटैक करना है, एनिमी सेल्स कौन से हैं, वो अपने ही सेल पे, अपने हेल्दी सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देती है, तो उसको ऑटो इम्यून में हम काउंट करते हैं। तो कहीं कहीं ऑटो इम्यून कोई डिजीज़ हो जाती है, उसकी वजह से जो बॉडी है वो अपने ही बीटा सेल्स को ऐसा फॉरेन सेल समझ लेती है कि ये दुश्मन है हमारा, ये बॉडी को ख़राब कर रहा है, तो उसको ख़राब करना शुरू कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है कि बीटा सेल में जब बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो इंसुलिन वहाँ से नहीं बनता है, तो डिक्रीज़ इंसुलिन प्रोडक्शन हो जाती है। जैसे ही इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गया, तो आपको पता है कि जब इंसुलिन ब्लड में नीचे जाएगा तो ग्लूकोज क्या होता है, उसको लेके जाने वाला प्रोडक्ट तो इंसुलिन ही है ना, इंसुलिन ही ग्लूकोज को लेके जाता है सेल तक। इंसुलिन एक तरीके की चाबी है, आप ये समझ लो कि वो सेल में लगती है, सेल को खोलती है, और जैसे ही सेल का गेट खुलता है तो जो ग्लूकोज बाहर है वो इस सेल में चली जाती है और फिर वो अपना काम करती है। तो इंसुलिन एक चाबी की तरह आप समझ सकते हो कि एक चाबी है, वो सेल में लगती है, खोलती है, ग्लूकोज को अंदर डालती है और फिर ग्लूकोज अपना काम करती है। उसको चाहे स्टोर होना है, चाहे उसको वहाँ पे यूज़ होना है, वो सेल देखता है, ठीक है।
वही चाबी जब नहीं होगी तो ग्लूकोज क्या करेगी, वो बैठी रहेगी, वो वेट करेगी कि इंसुलिन आए तब तो मैं कहीं ब्लड के अंदर जाऊँ, तो वो जाती ही नहीं है। सेल के अंदर जाऊँ तो वो सेल के अंदर जाती नहीं है, और वो मतलब ब्लड में ही इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। और जब वो ब्लड में इकट्ठी होती है तो उसका लेवल राइज़ हो जाता है, और जब लेवल राइज़ होता है तो हमें पता है हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं हम, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, और फिर उसको हम अल्टीमेटली पेशेंट को कह देते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस 2 पैथोलॉजी, इसके बारे में पढ़ते हैं। डायबिटीज़ 2 ज़्यादातर पीपल को यही इफ़ेक्ट करती है। 90 to 95% पॉपुलेशन जो होती है वो डायबिटीज़ 2 से ही इफ़ेक्ट होती है। डायबिटीज़ 1 बहुत कम लोगों में होती है। तो डायबिटीज़ 2 क्या होती है? डायबिटीज़ 2 में बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स मेन होती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशंस। तो पहले हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है, वो सेल में जाती है, सेल को ताला खोलती है, और फिर ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर स्टोर हो जाती है या सेल के अंदर चली जाती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है? रेजिस्टेंस मीन्स कि जब कोई मतलब आपको लेने से मना कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि चाबी सेल में जाके लगती तो है, इंसुलिन लगती तो है, लेकिन सेल अपना दरवाज़ा ही नहीं खोलता ग्लूकोज के लिए। तो चाबी अब या तो मतलब वो कम है, उसकी इंसुलिन की ही प्रोडक्शन कम है, तो भी इंसुलिन मतलब उतनी बनी ही नहीं पा रही है कि वो चाला मतलब वो सेल का गेट खुल जाए और ग्लूकोज उसके अंदर चले जाए। तो इस चीज़ को हम रेजिस्टेंस कहते हैं कि जब सेल यानी कि कोई भी टिश्यू की सेंसिटिविटी हो जाए इंसुलिन के लिए। कि पैथोलॉजी को सिंप्लीफाई किया है ताकि आप एग्ज़ाम में कैसे लिख सको, आप इस तरीके से लिख देना। अभी बोर्ड पे ये थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, इसको यहाँ तक आप नोट कर लेना, फिर आगे मैं फर्दर इसको बोर्ड में एक्सप्लेन कर दूँगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि डायबिटीज़ 2 में 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाना, दूसरा इंसुलिन की स्क्रीशन में कमी आ जाना, यानी कि जहाँ से वो बन रही है वहाँ से वो कम हो जाती है, या फिर टिश्यू उसको लेने से मना कर देते हैं। 2 चीज़ें होती हैं। तो इंसुलिन सबसे पहले होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मैंने बताया कि टिश्यू सेंसिटिव हो जाते हैं इंसुलिन के लिए, सेल उसको लेने से मना कर देते हैं। तो वो उसके कारण होता क्या, लीड्स टू, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, आप एग्ज़ाम में ऐसी पैथोलॉजी को लिख सकते हो, लीड्स टू, सॉरी फॉर द, एक मिनट। अब इसके कारण क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड्स टू मेकिंग इंसुलिन लेस इफेक्टिव। इंसुलिन को लेस इफेक्टिव कर देता है, जितना उसका असर आना चाहिए उतना असर उसका नहीं आता है, ग्लूकोज अंदर नहीं जाती है। टू प्रिवेंट बिल्डअप ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। अब ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ने से रोकने के लिए ये सिग्नल करता है बीटा सेल्स को कि और इंसुलिन को बनाओ। अब बीटा सेल्स क्या करते हैं? और इंसुलिन को बनाते हैं। ये जब ये प्रोसेस हो रहा होता है डायबिटीज़ डायग्नोज होने से पहले, तो पेशेंट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण आप कह सकते हो कि पेशेंट में देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखोगे कि जब जब भी कोई अपनी 30s क्रॉस करता है, 35 क्रॉस करता है, तो उसमें हाइपरटेंशन होने लग जाती है, उसका बीपी बढ़ने लग जाता है। और देखा नहीं, कई बार पेशेंट बड़े हैरान हो जाते हैं, मेरा तो कभी बीपी नहीं बढ़ा है ना। तो आपका 20-21 साल में तो बीपी वैसे ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप एक्टिव होते हो, आप काम करते हो, आपका ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है। जब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ जाते हो, जब आप उतना काम नहीं कर रहे हो लेकिन खा आप ज़्यादा रहे हो, तब आपका ग्लूकोज क्या होता है कि धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन आ जाती है, एब्डोमिनल ओबेसिटी। आपने देखा होगा कि 30 के बाद मतलब हर लेडी और हर एक लड़का लड़की एक अंकल आंटी जैसे दिखने लग जाते हैं, थोड़े से मोटे हो जाते हैं, एब्डोमिनल ओबेसिटी दिखी जाती है ना। और उनके अगर आप टेस्ट करवाते हैं वो, तो उनका लिपिड्स हमेशा उनके लेवल इंक्रीज़ आते हैं, उनका TLC कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब बड़ा होता है। तो ये थोड़े से शुरुआती मतलब एक लक्षण हो सकते हैं कि जो पेशेंट है वो डायबिटीज़ 2 की तरफ जा रहा है। अगर यहीं पे वो अपने आप को डायग्नोस करके कंट्रोल कर ले तो वो कभी उसको डायबिटीज़ को वो प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ तक तो डायग्नोज ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है इंडिया में कि बीमारी होने से पहले बीमारी को रोकने के लिए एफर्ट लिए जाए। हम जब बीमार हो जाते हैं तब हम बीमारी को रोकने के लिए एफर्ट लेते हैं। हम पहले अपने बॉडी को कहते हैं तुम बीमार हो जा। तो बॉडी का ना हमेशा से ऐसा रहता है कि एक कंपनसेटरी एक्शन रहता है, यानी कि जब भी बॉडी में कोई चीज़ ख़राब होती है तो बॉडी हमेशा कोशिश करती है, उसको कंपनसेट करती है कि मैं इसको ठीक करूं, या फिर इसको या तो ठीक कर दूं, या फिर
जितनी चलो ये बीमारी है उतना मैं लड़ने की कोशिश करूँ, तो वो कंपनसेट करती है अपने आप को। यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ने से रोकने के लिए बॉडी या जो यहाँ पे जो सिग्नल दे रही है बीटा सेल को कि और इंसुलिन प्रोडक्शन करो, ये एक तरीके से कंपनसेट मैकेनिज्म शो कर रही है बॉडी अपना कि मैं, तुम्हें तो पता नहीं है कि हाँ तुम्हें आगे डायबिटीज़ हो जाएगी, तो बॉडी अपने आप को कोशिश करती है कि मैं इसको डायबिटीज़ होने से रोकूं, मैं इंसुलिन को इतना ज़्यादा बढ़ा दूं कि कभी इसका ग्लूकोज लेवल ऊपर जाए ही ना। अब इससे होता क्या है, इट लीड्स टू फर्दर, मैं अगले उस पर बनाऊंगी, आप उस पर चेक करके कंटिन्यू विद द पैथोलॉजी। अब ये फर्दर की पैथोलॉजी आप इसको स्क्रीन को बड़ा करके नोट डाउन कर लेना कि इसमें क्या लिखा हुआ है। जहाँ पे मैंने लास्ट वाला पैथोलॉजी ख़त्म किया है वहीं से आप इसको कंटिन्यू कर लेना। तो जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो बीटा सेल को बॉडी सिग्नल करती है, सिग्नल द बीटा सेल टू प्रोड्यूस द मोर इंसुलिन। हाउएवर उससे होता क्या है, ये बहुत टाइम तक बॉडी इस चीज़ को कंपनसेट करती है, जिसको मैंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बताया है। तो बहुत टाइम तक जब बॉडी ये सब कर लेती है तो एक टाइम पे क्या आ जाता है कि बीटा सेल, मतलब कहते नहीं, आप सरेंडर कर दिया आपने कि बस अब मेरे से नहीं हो रहा है ना, तो बीटा सेल्स भी एक तरीके का सरेंडर ही कर देता है यहाँ पे कि बीटा सेल्स जब यहाँ पे कीप अप नहीं कर पाता है इंक्रीज डिमांड ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की डिमांड को और नहीं बना पाता है, तो लीड्स टू द इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज का इंक्रीज हो जाता है और डायबिटीज़ 2 डेवलप्ड हो जाती है। इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम इम्पेयर्ड इंसुलिन सिक्रीशन कह देते हैं कि यहाँ पे इंसुलिन सिक्रीशन जो है इम्पेयर्ड हो चुकी है, यानी कि ख़राब हो चुकी है। फॉर एग्जांपल जैसे उसको चाहिए थी कि अब बॉडी को चाहिए 40 यूनिट्स की नीड है उसको इंसुलिन की, तो वो सिग्नल करते हैं कि 40 यूनिट्स निकालो, तो 40 यूनिट्स निकाल रहा है बहुत टाइम तक निकाल रहा है, लेकिन उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो 20 यूनिट्स निकालने का ही था। ये मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि 20 यूनिट्स बड़े आराम से निकाल रहा था बीटा सेल, लेकिन अब उसको प्रेशराइज कर दिया कि आप 20 से काम नहीं चल रहा, 40 निकालो, 40 आप निकालोगे तब जाके सेल का ताला खुलेगा और तब जाके ग्लूकोज अंदर जाएगी, तो वो 40 निकालने लगा। अब 40 निकालते निकालते उसको इतने साल हो गए, अब क्या कर रहे हो कि आप अपना कुछ चेंज तो कर नहीं हो लाइफस्टाइल में, तो वो 40 भी फिर वो सरेंडर कर देता है कि अब मैं ये 40 भी नहीं बना सकता। तो जैसे ही वो सरेंडर करता है 40 नहीं बना पाता है और उतनी 40 से भी वो सेल नहीं खुलता है, तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाती है और डायबिटीज़ 2 हो जाती है। अब अगर हम इसको लेमन में बिल्कुल समझे ना ग्लूकोज को, तो बहुत, तो इससे भी सिंपल है, ये सिर्फ है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इसको। अब लेमन में आप ग्लूकोज को कैसे समझोगे कि इसको डायबिटीज़ को कैसे समझोगे कि ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों में कोरिलेट करके ये बीमारी को मतलब हम समझते हैं। जैसे पहले क्या होता था ना कि लोग, हम ना इसके इसीलिए कारण भी डायबिटीज़ 2 के ज़्यादातर कारण क्या होते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है इसका, कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो सेडेंट्री हो चुका है। सेडेंट्री मतलब कि आराम फरोश ज़िंदगी आपकी हो चुकी है। इसीलिए पहले ज़माने में इसको मधुमेह, जो हिंदी में इसको कहते हैं, ये राज रोग कहते थे इसको। राज रोग का मतलब होता है जो सिर्फ राजा महाराजाओं में ही देखा जाता है, यानी कि क्यों देखा जाता है, क्योंकि वो गरीबों की मेहनत को खाने वाले थे, खुद तो उन्होंने कुछ करना नहीं था, तो वो तो बैठ के टैक्स खाते थे, वसूली करते थे और खाते थे, है ना, तो उनको ज़्यादा कोई काम तो था नहीं। तो जो किसान आदमी थे, जो मज़दूर आदमी थे, जो गाँव में खेतों में काम करते थे, तो उनको ये बीमारी कभी नहीं होती थी। उसका कारण यही होता था कि उनकी लाइफ सेडेंटरी नहीं थी, उनकी लाइफ हार्ड वर्किंग थी, मेहनत गोश थी, और उनकी लाइफ इस तरीके की नहीं थी। तो उससे क्या होता है कि जब आप मेहनत करते हो तो आपका मसल चल रहा है ना, योर मसल इज़, आप कॉन्टीन्यूस मैकेनिकल काम कर रहे हो, आप मसल का काम कर रहे हो, तो आपका मसल चल रहा है। अब आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी आपको ग्लूकोज से मिलेगी, तो जो आप खाते थे तो बॉडी उसको बनाती थी और उसको यूज़ करवाती थी, इंसुलिन को सेल में इंसुलिन ग्लूकोज को सेल में डालता था और सेल ग्लूकोज को यूज़ करके आपको जो भी आपने काम करना था वो करवाता था आपसे। तो जितनी भी ग्लूकोज आप, जितना भी खाना आप खाते थे, जितनी भी ग्लूकोज आपकी बनती थी वो यूटिलाइज़ हो जाती थी कैसे ना कैसे करके। तो देखना, आप देखोगे कि जितने भी लेबर वर्क होते हैं बड़े लीन होते हैं, बड़े पतले होते हैं, उनका कारण ये नहीं होता कि वो खाना कम खा रहे हैं, क्या उनकी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो रही है, तो उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है। अब राजा लोग क्या करते थे कि उनका यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता था, वो 3 टाइम खाना खा रहे थे लेकिन 3 टाइम का खाना पचाने वाला काम नहीं कर रहे थे। तो इससे क्या होता है,
कि जब आपका बॉडी काम ही नहीं कर रहा, जब आपके मसल कहीं यूटिलाइज ही नहीं कर रहा उस ग्लूकोज को, तो वो स्टोर करना शुरू कर देता है। जब वो स्टोर करता है अपने, तभी तो मोटापा दिखने लग जाता है। मैंने पहले भी बताया है कि ये डाइटरी फाइबर को स्टोर करवाता है एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी में फैट का मतलब टिश्यू होता है, उसमें फैट स्टोरेज होती है। तो फैट इसीलिए एडिपोज टिश्यू, जिनका जो मोटे होते हैं उनका एडिपोज टिश्यू अच्छा खासा बड़ा होता है। तो अगर जब आप कोई काम ही नहीं करोगे तो जो भी आप खाना खाओगे उससे जो ग्लूकोज बनेगी वो आपकी बॉडी में स्टोर होती जाएगी। लेकिन ये कब तक होगा? एक टाइम पे जाके क्या होगा कि जब मसल भी जवाब देंगे हमारे पास ऑलरेडी बहुत ग्लूकोज है, हमें नहीं चाहिए, तो वो ग्लूकोज को नहीं लेते। तो ग्लूकोज ब्लड में खड़ी है, वेट कर रही है कि ये सेल मुझे लेंगे, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। अब इंसुलिन आती है, वो गेट को खुलवाती है और फिर उसको अंदर डालती है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। अब इसके सिम्टम्स कहते हैं इसमें जैसे कि 3 Ps बहुत कॉमन्स होते हैं, ये आपने याद रखने। आपको कोई साइनम सिम्टम याद रहे ना रहे, ये 3 आप लिख जाना, आपको नंबर मिल ही जाएंगे। तो इसमें कहता है पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सी, पॉलीफेजिया। पोलीयूरिया, इंक्रीज यूरिनेशन। ये जो मैं एरो बना रही हूँ इसका मतलब अगर एरो ऊपर जाता है तो मतलब इंक्रीज शो कर रहा है, एरो नीचे है तो मतलब डिक्रीज का साइन शो कर रहा है। तो इंक्रीज यूरिनेशन यानी कि बाथरूम ज़्यादा आता है पेशेंट को। पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज थर्ट, उसको प्यास ज़्यादा लगती है। पोली फेजिया यानी कि इंक्रीज एपेटाइट, उसकी भूख ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा उसको फटीग होता है, इरिटेबिलिटी होती है, उसको दिखना थोड़ा धुंधला शुरू हो जाता है पेशेंट को। वजाइनल इन्फेक्शंस कॉमन हो जाते हैं फीमेल्स में। तो ये हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, और इसको मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिसको ये आगे का नहीं समझना है, इतना समझना है, यहाँ तक समझ के दैट इज इनफ। जिसको इसको डीप डाइव में समझना है कि पोलीयूरिया क्यों होता है, पॉलीफेजिया क्यों होता है, ये पॉलीडिप्सिया क्यों होता है, तो उसके ये फर्दर कारण है। पोलीयूरिया होता है ऑस्मोटिक डायूरेसिस के कारण। अब ये क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी कि जब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाती है तो हमें ये तो पता है ना कि जितना भी हमारा ब्लड में जो भी हमारा ब्लड उसमें किडनीज़ में जाता है, फ़िल्टर होता है ना। तो जो बॉडी को चाहिए होता है बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी सबको वेस्ट में ऐसा यूरिन में वेस्ट करके यूरिन में उसको वेस्ट प्रोडक्ट में डाल देती है, तो यूरिनेशन में चला जाता है बाकी। तो ये हमें सबको पता है। तो अब क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, अब वो ब्लड जाएगा किडनीज़ के पास, तो किडनीज़ जब उसको फ़िल्टर करती है तो फ़िल्टर जो ग्लूकोज होती है ना, किडनी इतनी फ़िल्टर ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती। मतलब किडनी के लिए भी थोड़ा ऐसा हो जाता है कि थोड़ी बहुत तो मैं कर लूँगी, अब इतनी ज़्यादा ग्लूकोज है तो अब मैं इसको क्या ही रीअब्जॉर्ब करूँ। तो वो क्या करती है, उस ग्लूकोज को वेस्ट में डालना शुरू कर देती है, यूरिन में डालना शुरू कर देती है। तो देखना कि जिनको डायबिटीज़ होती है, जब हम उनका यूरिन टेस्ट करवाते हैं, यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, तो उनमें ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। मतलब कि हाँ कि यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा है, इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो जब किडनी उसको ग्लूकोज को बाहर फेंकती है ना यूरिन के अंदर, तो जो ग्लूकोज का एक क्या होता है कि ग्लूकोज अपने साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड को भी अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो बहुत सारा फ्लूइड भी अपने साथ ले जाता है ग्लूकोज, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले जाता है। अब उससे क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, यूरिनेशन ज़्यादा होने लग जाती है पेशेंट को जाता है, तो पेशेंट को थर्स्ट ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, तो इसलिए उसको पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है। पॉलीफेजिया क्यों देखने को मिलता है, इंक्रीज एपेटाइट। अब उसकी भूख क्यों बढ़ जाती है ज़्यादा, उसका मेन कारण ये है कि ड्यू टू कैटाबोलिक स्टेट, कि बॉडी एक कैटाबोलिक स्टेट में आ जाती है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब मैंने आपको इंसुलिन पढ़ाया था तो मैंने एक उसमें लास्ट में एक पॉइंट रखा था कि जो इंसुलिन होता है वो इनहिबिट करता है, रोकता है ब्रेक डाउन ऑफ द स्टोर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट, कि वो इनहिबिट करता है, रोकता है कि जो स्टोर फैट है, जो स्टोर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है बॉडी में, वो उसको यूज़ ना किया जाए। क्यों? क्योंकि जो खाना हमने खाया उससे जो ग्लूकोज बनी है उसको यूटिलाइज़ करवाने के लिए सफिशेंट मैं हूँ, है ना, वो ग्लूकोज हमारे लिए बहुत है काम करने के लिए। तो वो इनहिबिट करता है कि इसको ना यूज़ किया जाए, इसको तब यूज़ किया जाए जब आप खाना नहीं खा रहे। हमने जैसा पढ़ा है कि जब आप फास्टिंग करते हो तभी आपके प्रोटीन्स और फैट्स को यूटिलाइज़ करती है बॉडी आपको एनर्जी बनाने के लिए। तो उस चीज़ को इंसुलिन रोकता है, नॉर्मली रोकता है उस चीज़ को कि ये ना हो। अब क्योंकि इंसुलिन का मतलब इफ़ेक्ट इतना नहीं है, इंसुलिन काम ही नहीं कर रही है इतना, तो इंसुलिन का ये फंक्शन जो है इनहिबिट करने का, ये कहीं ना कहीं मतलब ख़राब हो जाता है। तो अब बॉडी क्या करने लग जाती है
कि ग्लूकोज तो ऑलरेडी है ब्लड में बढ़ा हुआ है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर रही है या रेजिस्टेंस हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने आपके जो ये प्रोसेस है जिसको वो रोक रही थी कि हाँ ये वाला स्टोर फैट प्रोटीन ना यूज़ हो, बॉडी उसको यूज़ करना शुरू कर देती है। बॉडी और ग्लूकोज बनाने लग जाती है, ऑलरेडी ग्लूकोज ब्लड में है, ऊपर से पेशेंट खाना भी खा रहा है, और बॉडी ऊपर से क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रही तो बॉडी अपना जो स्टोर फैट है प्रोटीन है उसको भी खाई जा रही है, उससे भी ग्लूकोज बना रही है, तो उससे भी ग्लूकोज के लेवल बढ़ रहे हैं, खाना खाने से भी ग्लूकोज के लेवल बढ़ रहे हैं। तो इस सब से क्या होता है कि जब वो और प्रोटीन और फैट्स को खाना शुरू कर देती है तो पेशेंट को ना और भूख लगने लग जाती है, क्योंकि बॉडी से प्रोटीन निकल गया, फैट्स निकल गए। देखना आप डायबिटीज़ के जब पेशेंट जब डायग्नोज हो जाते हैं या उनकी मेडिकेशन शुरू हो जाती है तो वो बड़े लीन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। नेक्स्ट है लैब इन्वेस्टिगेशंस। कैसे पता कर सकते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गई है? तो बड़ा कॉमन होता है, आरबीएस का टेस्ट करते हैं, रैंडम ब्लड शुगर देखते हैं, उससे भी आपको पता चल जाता है, जो कि हमारी 140 तक होनी चाहिए। अगर आपकी 140 या 160 तक भी इसको नॉर्मल मानते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज़, या तो आप प्री डायबिटिक स्टेट में हो या फिर आपको डायबिटीज़ हो गई है। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए आपको फर्दर HbA1c करवाना होता है, जिसमें 3 महीने की डायबिटीज़ हमें उसका स्टेटस पता चल जाता है। नेक्स्ट होता है लिपिड प्रोफाइल से हमें पता चलता है कि मतलब उसके लिपिड्स बड़े होंगे, आपके पेशेंट के बड़े हुए आएंगे, और यूरिन एनालिसिस में उसका ग्लूकोज हमें ब्लड यूरिन में दिख जाएगा। और बीपी मॉनिटरिंग, क्योंकि पेशेंट को हाइपरटेंशन होती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट को, तो ये कोरिलेट हो जाती हैं। तो ये चीज़ों से भी, और आप जैसे सोशो इकोनॉमिकल जो हिस्ट्री लेते हैं उसमें भी आप पता कर सकते हो, जैसे कि पेशेंट से पूछते हो ना कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी हैबिट से आप पता कर सकते हो उसका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है कि वो कैसा काम करता है या ये है, या उसका जो भी ऑक्यूपेशन है उससे आपको पता चल जाता है कि किस तरीके का उसका लाइफस्टाइल है। तो इन सब चीज़ों से आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, तो आज फर्दर हम इसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो उसके लिए पार्ट 3 बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं चाहती हूँ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फीडबैक भी दें, लाइक्स कमेंट्स भी लिखा करें कि आपको कैसा लग रहा है या आपको समझ में आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि जितना ईजी मैं आपको समझा सकूँ उतना आपके लिए अच्छा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। Thank you everyone. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.